अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक करंट का है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे सर्किट्स और सारी क्वांटिटीज़ हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक करंट का ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बात की थी कि उसमें सिर्फ रेस्ट चार्जेस होंगे। और रेस्ट चार्जेस का मतलब ये है कि उसमें हमने चार्जेस की कोई मूवमेंट डिस्कस नहीं की थी, बस जो है उसकी वाइब्रेशन को डिस्कस किया था। और उसमें ये था कि बस इंसुलेटर को यूज़ करेंगे, इंसुलेटर के अलावा और कोई उसमें कंडक्टर्स नहीं थे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम सिंपल सी डेफिनेशन ये लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू इसमें चार्जेस को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम जो है वो टी से रिप्रेजेंट हो रहा है। और करंट के लिए आई का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है। और सिंपल सी इसकी ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है। और इसके अलावा जो इसका ऐसा यूनिट होगा, एम्पेयर। अच्छा इसमें हाँ एम्पेयर होगा। वैसे वो चार्ज का कूलम होता है, टाइम का सेकंड्स होता है। ठीक है, तो कूलम पर सेकंड्स भी लिख सकते हैं, वो एमसीक्यूज में आएगा। अगर पूछ ले एक बात। 1 एम्पेयर जो है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है। हेलो जी, क्या पूछ रहे हो आप? सर, मुझे एक बात सर, फिजिक्स में जनरली मतलब टाइम जो होता है वो सेकंड्स में ही होता है, मतलब मैंने हाँ, क्योंकि सेकंड में लेते हैं। कभी आवर और मिनट में नहीं होता। तो सर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे मिनट में हो या आवर में, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले सेकंड से थ्योरी में तो हमेशा। कन्वर्ट कर लो तो आप अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली हम ऐसे यूनिट्स में ही लिखते हैं। हाँ, कोई एक होता है कि 10 में से कोई एक क्वेश्चन कभी ऐसा होता है जिसमें वो आपको खुद कह देते हैं कि किलोमीटर में लिखो, आप सेंटीमीटर में लिखो या किसी और में। ओके इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसमें एम्पेयर में होता ही है कि आपने बस एम्पेयर लिख दिया। एमसीक्यूज में अक्सर होता है कि उसमें आप देख लेते हो कि कभी कभार ऑप्शंस होते हैं जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड में दिए, तो आपको ऑप्शन जब आप टिक करने लगोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वहां पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो उसमें कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं होती। आप उसमें डायरेक्ट जो है वो सेंटीमीटर में आंसर लिख दो। ठीक है। और जहां पर होगी आपको नीड, तो आपको खुद ही एमसीक्यूज में तो पता चल जाता है, थ्योरी में हम यही करते हैं कि एसआई में लिखेंगे। अगर कोई होगा अलग केस, वो आपको खुद ही लिख कर बता देंगे कि आपने यूनिट इसमें रखना है। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट में एक इंफॉर्मेशन ये हो जाएगी, एम्पेयर इसका यूनिट होता है। और दूसरी बात ये कि करंट के लिए आप इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो दो तरह से कंसिडर की जा सकती है। एक डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और दूसरी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्मल डायरेक्शन हम बाय डिफॉल्ट कंसिडर करेंगे, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है। उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। सर समझ नहीं आया, आप रिपीट रिपीट करें प्लीज। हाँ, इसमें एक टर्म होती है कन्वेंशनल करंट। तो नॉर्मल जब भी कोई सर्किट गिवन होगा ना, तो उसमें आपने क्या कंसिडर करना होगा, आप उसमें कंसिडर करोगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब ये कि चार्जेस फ्लोज फ्रॉम, सर वो जो चार्जेस जो दैट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट?
जी, उसे हम कन्वेंशनल कहेंगे बैट हाँ, क्योंकि करंट में जब आप डायरेक्शन बनाओगे तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाएंगे। अगर ऑपोजिट सर, हुआ। पर ओरिजिनल हाँ, ओरिजिनल वाला तो वो कौन हुआ ना कि नेगेटिव और नेगेटिव बिल्कुल से पॉजिटिव। ऐसे ही है। लेकिन आपके पास जो होगा वो आप इसी तरह से लिखोगे, ठीक है, हर बार। और दूसरी चीज इसमें ये है कि इन केस अगर वो किसी कंडीशन में आपसे नेगेटिव टू पॉजिटिव पूछेंगे तो उसको वो मेंशन करेंगे, ठीक है। आपने खुद से जज नहीं करना कि कहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव है, कहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव। नॉर्मल सर्किट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, अगर इन केस ऑपोजिट डायरेक्शन की कहीं बात होगी तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो लिखकर वो टर्म देंगे क्वेश्चन में। तो वहां पर बस आपने ये करना होगा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसिडर करना होगा, ठीक है। भाई ये डिफरेंस है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपने कंसिडर करनी होगी डायरेक्शन, वो यही होगी। सही है। ओके। तो कोई भी सर्किट हो, करंट की जब डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव से बनाओगे। और दूसरी इसमें एक और बात ये होती है कि करंट में भी जैसे एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट होता है, तो हमारे पास जो बैटरीज और सेल्स होते हैं वो डीसी में आते हैं, यानी डायरेक्ट करंट। सही है, एसी और डीसी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। हाँ, इसमें देखो अभी अभी तो फिलहाल हम करंट के रिस्पेक्ट से लिख रहे हैं, अभी वो मोटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी बेसिक है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद उस पे जाएंगे, ठीक है। तो डीसी में बस आपने ये याद रखना है कि इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब ये कि कोई एक डायरेक्शन बस इसमें होगी, ठीक है। जैसे सेल या बैटरी कनेक्टेड है, तो सेल या बैटरी में से जो चार्जेस फ्लो करेंगे तो जो कंपोनेंट कनेक्ट होगा सिर्फ उसकी तरफ जाते हैं। जैसे आप सेल अगर किसी में सर्किट में कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो सेल में से सारी एनर्जी जो है वो सर्किट में ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं होता कि सेल भी खुद ब खुद चार्ज हो जाए सर्किट में, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट करंट में ऐसा होता है कि उसमें बैक सर्किट। एंड फोर्थ होता है। जैसे सर, आप, हाँ, बैक एंड फोर्थ होने से क्या फायदा? उसमें ये होता है कि जैसे अब आपके पास नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, जैसे हमारे एक सोसाइटी में एक ट्रांसफार्मर है, वो उस रीजन में जितनी भी सोसाइटी में जो भी आपके पास हाउस ऑफिस बने हुए हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसमें ये होता है बेसिकली वो कनेक्टेड होता है एक अपने बैकअप से। फिर वो बैकअप कनेक्ट होता है वहां पर मेन पावर सप्लाई से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आ रही है। तो ये वहां से प्रोसेस टू एंड फ्रो चलता रहता है, मतलब जहाँ वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो चार्जेस आगे ट्रैवल कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर सिंगल डायरेक्शन उसमें फ्लो रखेंगे ना तो उससे ये होगा कि सारे चार्जेस यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे वन टाइम में। और उसके बाद फिर ये होगा कि वो जो हमने सेटअप लगाया है मेन ट्रांसफार्मर बाहर सोसाइटी में, तो फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। जैसे सेल की एग्जांपल आप ले लो, सेल आपने लगाया, अब वो खत्म हो गया, या तो आप उसको रिचार्जेबल है तो रिचार्ज करो वरना रिप्लेस करो। तो फिर वहां पर भी यही होता कि अगर आपने डीसी वहां पे यूज किया तो वो एक बार फुल चार्ज हो गया, अब वो आपने कंज्यूम करना शुरू किया तो उसकी कैपेसिटी कम होगी। अब जैसे सेल वीक होना शुरू होते हैं तो वो आउटपुट भी उतना ही वीक कर देते हैं। जैसे लाइट है पहले ब्राइट थी फिर वो डिम होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपके पास भी ये फ्लैक्चुएशन आपको नजर आएगी अगर आप डीसी सोर्स यूज करो। और एक और इसका रीजन जो है वो, हाँ, ऑल्टरनेटिव का जो रीजन है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो अभी उस चैप्टर में और समझ आ जाएगा कि उसमें डीसी सोर्स क्यों नहीं यूज कर सकते, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वो चीज अभी पढ़ी नहीं है तो फिर वो आधी समझ आएगी आती नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी जो हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पेक्ट से, वो अभी सिर्फ इतना याद रखना है हमें, डायरेक्शन इसकी, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ याद रखेंगे फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास सेल बैटरीज की अभी जैसे हमने डिस्कस की, क्योंकि अभी हम इसको मैग्नेट से लिंक नहीं कर रहे, जब मैग्नेट के साथ लिंक करेंगे ना फिर आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस कंप्लीट होता क्या है और हम इन्हें यूज डिफरेंट क्यों करते हैं।
ऑल्टरनेटिंग में हमें ये याद रखना है कि इसमें डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। मतलब आप ऐसा समझ लो कि जैसे ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं ना, अप एंड डाउन, इसी तरह से ये होगी। ऑल्टरनेट चेंज इन डायरेक्शन। और इसमें हमारे पास एग्जांपल जो होती है वो पावर सप्लाईज में होती है, और बाकी जो मेन एसी जनरेटर, अगेन जो अभी हम बात कर रहे थे मेन पावर सप्लाईज की, तो वहां पर होती है एसी जनरेटर्स में। ठीक है, तो खैर इसकी ज़्यादा डिटेल फिलहाल इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछी जाती। इसके अलावा अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो फॉर एग्जांपल अगर आप डीसी के लिए बनाते हो, तो अब डीसी के लिए होगा ये, क्योंकि वैल्यू फिक्स है, तो कोई भी एक वैल्यू आप कंसिडर करके बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू किया, फिर ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, इस तरह से पैटर्न मिलेगा आपको डीसी में। ठीक है, लेकिन एसी में आपके पास जो है वो दोनों साइड्स भी हो सकता है। और अगर आप सिर्फ पॉजिटिव साइड में देख रहे हो, तो इसमें कंटिन्यूस फ्लो होगा इस तरह से। और डीसी में एक और चीज़ भी हो सकती है, जैसे अगर आपने एक बार ऑन कर दिया, तो वो आपको बस कंटिन्यूस रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट की एक वैल्यू है और कंटिन्यूसली वही वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है, अब एसी में अगर आप देखो और डीसी का ग्राफ देखो, अब डीसी में क्या था, एक फिक्स वैल्यू थी, तो उसी फिक्स वैल्यू को वो कंटिन्यू कर रहा था, बीच में आपने ऑफ किया या डिम किया तो वो नीचे आ गया, फिर दोबारा से उस वैल्यू पे ऊपर आपको दोबारा मिल गया। लेकिन एसी में क्या था कि कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन चल रही है, उसमें कोई एक वैल्यू नहीं है कहीं पे, वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन क्योंकि हम इतनी डिटेल अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे नहीं, सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से आपको इतनी डिटेल इसकी वर्किंग अभी फिलहाल करनी भी नहीं है। तो ये सबसे पहले करंट की बात हो गई। करंट के बारे में फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए, इसमें और कुछ ज़्यादा करंट से रिलेटेड नहीं है। बाकी जब सर्किट्स आएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करनी है। फिलहाल करंट के लिए इटसेल्फ इंडिविजुअल करंट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो, आप ऊपर करेंगे, मुझे लिखना है अभी। हाँ, अच्छा, इसके बाद करंट के बाद वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वोल्टेज की। क्योंकि उसमें वोल्टेज का वर्ड तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, लेकिन वोल्टेज के साथ साथ जब आप साइंटिफिक टर्म्स में लिखोगे तो आपको दो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सर एक और भी बात पूछी थी, बहुत जी। जनरल है, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड। सर ज्यादा थ्रेशोल्ड किस चीज का है होता है, मतलब केमिस्ट्री का या फिजिक्स का? क्योंकि मैंने सुना है कि फिजिक्स का कि पेपर हार्ड होता है तो थ्रेशोल्ड लो होता है। अभी फिलहाल जो रीसेंट रहे हैं, जो नए पैटर्न के बाद, तो ऑलमोस्ट बराबर ही रहे हैं, तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो ऑलमोस्ट आपको एक साथ क्लोज क्लोज ही मिलेंगे, इतना फर्क नहीं है ज़्यादा कुछ। क्योंकि सिलेबस इन्होंने सबका चेंज किया है, तो फिर सब में डिफिकल्टी लेवल और पेपर पैटर्न उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। प्लानिंग क्वेश्चन पहले फिजिक्स में नहीं होता था, ओ लेवल्स के आईजीसीएससी में था, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में भी एक करेंगे। था। हाँ, एटीपी प्लानिंग क्वेश्चन एटीपी का है, तो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे वो लेवल्स में नहीं था, तो अगर फिजिक्स में ऐड किया इन्होंने तो केमिस्ट्री में भी किया है। तो दोनों का एक जैसा चलता है इनमें, बस फील्ड अलग अलग है, लेकिन दोनों साइंस की कैटेगरी एक जैसी तो सेम चलती है, क्योंकि दोनों के पेपर भी तीन तीन होते हैं, बायो के भी। ठीक है, हाँ, बस फिजिक्स में थोड़ा सा ये होता है कि मुश्किल इस सेंस में होता है कि इसमें डायग्राम भी है, थ्योरी भी है, कैलकुलेशन भी है।
तो इस वजह से ये वाला सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है फिजिक्स का। केमिस्ट्री में इतनी कैलकुलेशन डेरिवेशंस कुछ नहीं होती, तो इसलिए उसका सिलेबस थोड़ा सा इस सेंस में शॉर्ट लगता है। अच्छा, वोल्टेज की अगर हम बात करें, तो वोल्टेज जैसे हमारे पास डेली लाइफ में एनर्जी होती है ना, तो सर्किट के लिए वोल्टेज होता है। ठीक है, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वोल्टेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक होता है ईएमएफ, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो शॉर्ट फॉर्म में तो हम इन्हें ऐसे लिखते हैं, और अगर आप इनकी फुल फॉर्म देखोगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, वैसे इसकी डेफिनेशन में लिखने में अक्सर समझ नहीं आता इनमें फर्क क्या है। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल करते हैं। पहले इनका दोनों का फर्क देखते हैं जनरली, कि इन दोनों में हमें पता कैसे चलेगा कब ईएमएफ है कब पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर क्वेश्चन में ईएमएफ लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हो तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर ईएमएफ की अगर हम बात करें, ईएमएफ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वोल्टेज लिंक्ड विथ सोर्स। ठीक है, जब ईएमएफ लिखा होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप बात कर रहे हो बैटरी सेल या सप्लाई की, उसका वोल्टेज। सही है। और जब आप बात करोगे पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का सर आप मतलब ये होगा, क्या चीज। आप हाँ मैं ये रिपीट करें वोल्टेज का। हाँ मैं अभी सर्किट से भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास पूरा सर्किट था, उस सर्किट में हमारे पास लेट सपोज दो चीजें। एक हमने लगाया सेल, ये सेल का सिंबल होता है या बैटरी का। एक लाइन बड़ी रखते हैं, एक छोटी। बड़ी लाइन का मतलब है पॉजिटिव, छोटी लाइन का मतलब है नेगेटिव। और इसके अलावा जो है वो सर्किट में हमने कनेक्ट कर दिया एक लैंप। सर आपने इसके बारे में कुछ कहा, आपने बोला कि बैटरी से कुछ उसका रिलेटेड है ईएमएफ मैं का, बताता अभी हूँ, क्या कहा? मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब जैसे ये एक सर्किट है, अच्छा अभी आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनके सिंबल्स भी याद करने पड़ेंगे आपको, वो हो जाएंगे खैर। अब ये लैंप का सिंबल है, तो लैंप हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो सर्किट में कहीं भी ये सिंबल होगा तो आपको खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा ये लैंप है। और ये बैटरी है, ठीक है, या सेल है लेट सपोज, कुछ भी आप कंसिडर कर लो। अच्छा, अगर आप सेल की एग्जांपल लो, ठीक है, तो अगर आप सिंपल एक ड्राई सेल, नॉर्मल सा सेल जो हम यूज करते हैं, उस सेल के अंदर आपको क्या लगता है कि किस टाइप की एनर्जी स्टोर होती है। हम अगर आप केमिकल। केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो अभी आपने ये चीज आइडेंटिफाई की कि आपने एक जो सोर्स कनेक्ट किया है, तो उसकी बैकग्राउंड में जो वर्किंग है वो केमिकल एनर्जी है। ठीक है, अच्छा अब केमिकल से जब आप सर्किट में आए, ठीक है। पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, मुझे रीजन नहीं पता उसका। रीजन क्या है कि सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है? अच्छा, जैसे आप ड्राई सेल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या साइंस में। अब उसमें आपने देखा है वो केमिकल से ही बना होता है। ठीक है, मतलब उसमें आप कोई भी केमिकल यूज करो, जिंक एक्सेट्रा जो भी है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपने किया है ना केमिस्ट्री में, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि दो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, वरना साइंस के एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे होंगे प्रोजेक्ट वाले, वो पोटैटो लेमन यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अब उनके अंदर जो है वो कुछ इलेक्ट्रिकल तो था नहीं, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई सेल या कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी वाला तो कंपोनेंट नहीं था। तो उनके अंदर जो रिएक्शन होता है बेसिकली, अब उस रिएक्शन की वजह से हम उसे केमिकल एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ओके। और हाँ, अब क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट आ गया अब यहाँ पर। तो केमिकल एनर्जी थी सेल के अंदर, जब आपने उसको सर्किट में कनेक्ट किया, तो उसने अपनी केमिकल एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, ये आ गई इलेक्ट्रिकल। ठीक है,
तो अभी आपने देखा कि एक कन्वर्जन हुई है, एक कन्वर्जन हुई है केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, और फ्लो करने के बाद उसे मिला एक लैंप, सर्किट के अंदर एक लैंप मिला। अब लैंप जो है वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब हम लैंप क्यों यूज करते हैं? लाइट एनर्जी या हीट लाइट एनर्जी के एनर्जी। लिए, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस होता है लाइट, हीट उसके साथ आ जाती है, लेकिन मेन फोकस लाइट का है, ठीक है। तो अब आपके पास एक और एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, सही है? तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट, ठीक है। तो आपके पास दो बार एनर्जी कन्वर्जन हुआ। तो जो फर्स्ट एनर्जी कन्वर्जन हुआ, उसमें आपने देखा था कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल से लाइट, तो एनर्जी तो पूरे सर्किट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज इन जर्नल। लेकिन जब आप इंडिविजुअल देखोगे, जैसे अभी ईएमएफ था, अब वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक सेल है, उसका ईएमएफ है 9 वोल्ट। अब उस ईएमएफ का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है वो सिर्फ सोर्स की बात हो रही है, ठीक है। सोर्स का मतलब सेल, बैटरी। तो जो भी सोर्स कनेक्ट होगा, उसका जब इंडिविजुअल वोल्ट की बात की जाएगी, उसके जब इंडिविजुअल वोल्टेज की बात की जाएगी, उसे हम कहते हैं ईएमएफ। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप सोर्स के वोल्टेज की बात करते हो, तो सोर्स का वोल्टेज जो होता है वो ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हमने देखा कि इसमें एनर्जी कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल में गई, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो डिपेंड करेगा कंपोनेंट पे, ठीक है। अब लैंप है, रेजिस्टर है, मोटर है, फैन है, अलार्म है, कुछ भी कनेक्ट है, वो कंपोनेंट कहलाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी कंपोनेंट में जाएगी, तो वो फिर एक नई फॉर्म ऑफ एनर्जी बना देगी, जैसे यहाँ लैंप ने लाइट बनाई, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जब वर्ड यूज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होगा वोल्टेज अक्रॉस एनी कंपोनेंट, सही है। तो जब ईएमएफ होगा, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये सोर्स की बात हो रही है, सोर्स का मतलब बैटरी, सेल या सप्लाई जो भी कनेक्ट है, ठीक है। एक चीज हो गई। जब वो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि वो सेल बैटरी की बात नहीं कर रहे, वो सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, उसका वोल्टेज, ठीक है। बेसिक सर, डिफरेंस। बैटरी या पावर सप्लाई हमेशा ईएमएफ होगा। हाँ, मतलब एक तो चाहिए जैसे होता है ना। हाँ। अब एक रेजिस्टर है, जैसे रेजिस्ट रेजिस्टर है वो पीडी होगा। पोटेंशियल में पीडी में आएगा वो, ठीक है। तो ये सबसे सर लेकिन आसान। कभी हम्म। से कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब बैटरी भी लगी हुई है साथ में और हम्म। रेजिस्टर भी लगा हुआ है साथ में। तो हम्म। वोल्टेज हम सिर्फ रेजिस्टर का ही क्यों चेक करते हैं, मतलब हम जो वोल्ट मीटर नहीं होता, हम रेजिस्टर के अक्रॉस ही क्यों लगाते हैं, हम बैटरी के अगेंस्ट क्यों नहीं लगाते, मतलब उसके अक्रॉस क्यों नहीं लगाते? वो भी तो वोल्ट मीटर। बिल्कुल। अच्छा, अभी पता है क्या कि अभी आप जिस कोर्स को पढ़ रहे हो ना, तो उसमें है भी बेसिक लेवल, ठीक है। तो अभी फिलहाल वो इस चीज को प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल करना आ जाए, डिफरेंशिएट और कैलकुलेट करना आ जाए। तो जब आप आके ए लेवल्स में पढ़ते हो ना, तो फिर बैटरी में भी एक रेजिस्टेंस होती है, फिर आप वो भी पढ़ोगे, जो आपका क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट लेवल में, सही है। कोर्स में नहीं है क्वेश्चन? अभी नहीं फिलहाल पूछेंगे नहीं हम? है, अभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि अभी पूछेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व करना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपने बेसिक पढ़ी है, फिर डायरेक्ट आप इतने एडवांस पे जाओगे ना, तो मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए फिलहाल वो होता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे हम। तो अभी सारे पोटेंशियल डिफरेंस जो होंगे वो आपके पास सिर्फ कंपोनेंट्स के अक्रॉस होंगे, सही है। ओके। और जो ईएमएफ होगा वो सेल या बैटरी के अक्रॉस होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये हमारे पास सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस आ गया, ठीक है। लेकिन अगेन जब आपसे वो एग्जाम में डेफिनेशन पूछेंगे, तो जैसे ईएमएफ की डेफिनेशन उन्होंने पूछी है, ठीक है। तो ईएमएफ की डेफिनेशन में आप ये लिखोगे
वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो एक चार्ज पे जितना वर्क डन होगा टू मूव दैट चार्ज अराउंड द सर्किट। ठीक है, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो स्टोर्ड हैं बैटरी के अंदर, अब उन्हें पुश करके आगे लेकर जाना है सर्किट के अंदर, तो वो वाला जो प्रोसेस होगा, जैसे अभी हमने देखा केमिकल से इलेक्ट्रिकल, तो जब आप केमिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रहे थे तो वो ईएमएफ था, तो इसलिए उसको वर्क डन लिखा है। ठीक है। अब देखो आप डेफिनेशन देखोगे तो इतना क्लियर डिफरेंस आपको नहीं पता चलता डेफिनेशन से। ठीक है। तो जब आप इंडिविजुअली इन्हें सर्किट वाइज कंपेयर करोगे ना, तो फिर आपको इनका डिफरेंस क्लियर पता चलेगा। सही है। अच्छा, ईएमएफ के बाद जो है वो पोटेंशियल सर, डिफरेंस भी। जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का यही है ना, कि मतलब जो ईएमएफ होता है वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल से किसी और इलेक्ट्रिकल फॉर्म को में। केमिकल। हाँ, जो भी कंपोनेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसे कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज अक्रॉस द कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो वर्क डन और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है। वर्क पावर एनर्जी में हमने देखा था कि दोनों का यूनिट सेम होता है, जूल्स। तो दोनों में एक ही तरह की बात हो रही है। बस फर्क ये है कि एक बैटरी की बात होती है, एक में कंपोनेंट की, बस इतना फर्क है। अगर आप देखो दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है। ठीक है। तो अगर आप इनके फॉर्मूला भी लिखो ना, वो एक जैसे बनते हैं। ईएमएफ का होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन या एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज। इस तरह से। ठीक है। अब आप देखो दोनों में यूनिट सेम ही बनेगा, जब आप इन दोनों का यूनिट लिखोगे तो वो एक यूनिफॉर्म ही रहता है, जूल्स। सर, मुझे एक बात क्लियर कर। हम्म। सर, तो जो ईएमएफ है उसका रूल है कि वो बैटरी से पूरे सर्किट में करंट रन करता है, और जो बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रूल ये है कि बस वो एक सिंगल कंपोनेंट में रन कंपोनेंट में करेगा रहेगा। बैटरी। जैसे अगर पोटेंशियल। सर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? वो भी बैटरी से ही आ रहा होगा ना? वही बैटरी वाला, मतलब वो बैटरी से जो निकला था अब वो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। ठीक है। जब तक बैटरी के पास था तो वहां ईएमएफ था, क्योंकि वो टोटल थी ना एनर्जी। मतलब हमने एक एनर्जी उसमें स्टोर कर दी, 9 वोल्ट का वोल्टेज हमने स्टोर कर दिया, तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब वो उससे निकलेगी ना, तो रेजिस्टेंस में वेस्ट होगी, कंपोनेंट में जाएगी, तो वो इधर उधर डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है। भाई ये फर्क है। जैसे फ्यूल था, फ्यूल आपने तो ऐड किया कार में, अब आपने कार में इतने ईएमएफ सारे हमेशा फंक्शन है। एक सर्किट में दोनों होंगे क्या? हाँ, एक सर्किट में दोनों ही मिलेंगे आपको। तो इसी वजह से आपको खुद फर्क करना आना चाहिए, वो ईएमएफ भी लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब बच्चों को जब डिफरेंस नहीं पता होता ना, अब वो अपनी मर्जी से कहीं भी ईएमएफ लगा रहे हैं, कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता। अब आपको जब डिफरेंस पता होगा ना, तभी आपको समझ आएगा कि ईएमएफ कहाँ लगाना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है। वरना दोनों में देखो आप, दोनों का यूनिट सेम है, 9 वोल्ट 9 वोल्ट।
अब फर्क कब पता चलेगा, जब आपको इनका बेसिक डिफरेंस आइडिया होगा। ठीक है। अब आपको बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता, अब 9 वोल्ट लिखा है, अब आप बोलोगे वोल्टेज तो है, लगा देते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है 3 वोल्ट, आप बोलोगे ये भी वोल्टेज है, लगा देते हैं इसको केल्प फॉर्मूला में। तो वो डिफरेंस कैसे? वो आपको अभी क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूजन होगी, क्योंकि अभी हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए काफी नहीं है अभी, क्योंकि इसमें एक और चीज आएगी अभी, रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आना पहले से शुरू हो जाएंगे। अब वो चीज़ अभी पढ़ी नहीं है, तो उसके बारे में पहले से जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इसके क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता कैसे चलता है। तो बल्कि हमने लास्ट चार्जेस सॉल्व किया था ना, उसी फाइल में करते हैं इसे। इलेक्ट्रिकल। अब आप इसमें जैसे सर्किट देखोगे ना, तो आपको इस तरह सर्किट्स मिलेंगे। जैसे कि अब जरूरी भी नहीं होता वो हर क्वेश्चन में पूछे। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, इन्होंने 1 2 3 4 सेल्स लगाए हुए हैं एक साथ, 4 सेल्स को मिलाकर लगाया हुआ है। अब आप देखो उन्होंने लिखा हुआ है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है। ईएमएफ अगर लिखते तो तब भी बैटरी का ही होता, लेकिन अभी उन्होंने क्योंकि लिखा है कि एक बैटरी में 4 अलग अलग सेल मिलाकर हमने एक बैटरी बनाई है, तो इसलिए उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि सेल की बात हो रही है या बैटरी की, तो बैटरी की बात हो रही है। ठीक है। अब आप आगे देखो, इसमें 1 2 3 4 रजिस्टर लगे हुए हैं और वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो आप जब इसमें आगे कैलकुलेशन करोगे ना, जैसे ये रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर तो सिर्फ एक के साथ लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि बैटरी वाला रिजल्ट यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बैटरी का था ईएमएफ, रेजिस्टर का ईएमएफ नहीं है, रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है। ये डिफरेंस है। अब दोनों की यूनिट सेम है ना, अब जिसको डिफरेंस का नहीं पता होगा ना, वो बोलेगा वोल्टेज तो ये भी था, तो हो सकता है वो वही वोल्टेज यहाँ भी लिख दे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं पता। तो डिफरेंस पता होगा तो आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे। और उन्होंने यहाँ पूछा हुआ भी है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क क्या होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे सर्किट्स में इस तरह की वर्किंग मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर भी आप देखो, बैटरी अलग अलग ही है, कंपोनेंट अलग है। यहाँ पर आप देखो ईएमएफ ऑफ बैटरी 12 वोल्ट। ठीक है। और ये रहा कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट वाई। ठीक है। कंपोनेंट की बात आए तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा उन्होंने, बैटरी की बात हुई तो ईएमएफ लिखा उन्होंने। तो खुद भी वो बहुत सारी जगह लिख देते हैं। ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ठीक है। वरना लिखा हुआ भी होगा तब भी नहीं पता चलेगा कि करना क्या है, क्योंकि बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता। ठीक है। तो दोनों की यूनिट्स आ गए सेम, जूल्स पर कूलम, लेकिन हम लिखते हैं वोल्ट से। एमसीक्यू के लिए लिखा है कि अगर एमसीक्यू में पूछे 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, तो जूल्स पर कूलम के होता है, वरना आप फॉर्मूला से भी खुद बना सकते हो। वर्क डन या एनर्जी का यूनिट जूल्स, चार्ज का यूनिट कूलम्स। ठीक है। क्लियर हो गया इसका सर डिफरेंस। जी सर, मैं सोच रही थी कि अभी जैसे टाइम कम है, तो इज इट ओके कि मैं सिर्फ थ्योरी के ही पेपर करूं और अभी एडीपी? सिर्फ, नहीं अभी अभी एम सिर्फ आप थ्योरी करो, अभी एमसीक्यू भी नहीं करो, आप एमसीक्यू की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोल रही थ्योरी हूँ तो, एमसीक्यू बहुत दूर है, तो मैं एमसीक्यू मतलब नहीं जुलाई में है नहीं, ना, जून जुलाई, हाँ बहुत दूर वो है तो तो मैं। आप बहुत है। अभी आप सिर्फ थ्योरी को फोकस करो, क्योंकि मेन वही है, 50% वेटेज उसका है। और अगर आपने ओके। थ्योरी को अगर 90% प्रिपेयर किया ना, तो एमसीक्यू भी आपका 90% प्रिपेयर हो जाता है साइड बाय साइड। बस क्वेश्चन का पैटर्न अलग है ना, इन्फॉर्मेशन तो वही है। और एमसीक्यू में थोड़ा सा आसान ही हो जाता है, ऑप्शन गिवन होते हैं, तो आपको एटलीस्ट पता तो होता है कि आंसर इन्हीं में से। थ्योरी में तो ये होता है ना, आंसर तो खुद लिखना है, अब उसमें तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो अगर आपका आंसर आता है एमसीक्यू में, तो आपको एक पता चल जाता है कि मेरा आंसर इसके क्लोज आ रहा है, तो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जो भी है। लेकिन थ्योरी में तो कुछ नहीं पता होता ना, वो तो आपके पास एक डेड एंड है, आपने खुद ही आंसर लिखना है, खुद ही कैलकुलेशन करनी है, गलत किया तो गलत हुआ, सही किया तो सही हुआ। कोई उसमें आपको इस तरह की हिंट नहीं मिलती साइड में। ठीक है। तो इसलिए अभी सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना है। बाकी पेपर्स जो सॉल्व हैं वो मैंने अपलोड किए हैं उस कम्युनिटी में भी, और भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो उससे ये होगा कि आप अगर सॉल्व नहीं कर रहे तो आप उसको देख के रिव्यू कर लो बस, कि ये क्वेश्चन था, ये ऐसे ऐसे सॉल्व हुआ हुआ है। तो उससे ये कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है। भाई ये ओके। फर्क है। अच्छा, अब एक हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का सेक्शन कंप्लीट हुआ, वोल्टेज का सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब हम आते हैं तीसरे सेक्शन पे, रेजिस्टेंस।
अच्छा, रेजिस्टेंस की बेसिक मीनिंग तो आपको पता है। जैसे फ्रिक्शन होती है, सर्किट में रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, बाय नेम आपको पता चल रहा है। तो इसका काम क्या होगा कि करंट को रोकना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का बेसिक पर्पस यही होता है कि करंट को वो रेजिस्ट करेगा। ठीक है। सर एक और चीज। हेलो सर। जी जी। सर मुझे पूछना था कि जैसे से कुछ बच्चे होते हैं जैसे बहुत एंड टाइम स्टार्ट करते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने बहुत एंड हम्म। टाइम स्टार्ट किया। लोग बोलते हैं कि अगर आप पढ़ लो तो फिर भी आपका मतलब बी आ जाएगा, लेकिन सर बी से ऊपर चांस नहीं होता क्या? मतलब सब नहीं, लोग बोलते हैं बी आपका। आ जाएगा, मतलब ए नहीं सकता क्या? क्योंकि सर मैं कॉन्सेप्ट जो होते हैं बहुत अच्छे ग्रास्प कर लेती हूँ, बहुत जल्दी ग्रास्प करती हूँ। हम्म। तो मतलब ए स्टार की हम उम्मीद कर सकते नहीं, ए आपका, मैं बी से ज्यादा ए भी आपका इजीली बन जाता है। आपको जिस तरह मैंने बताया ना कि स्टार्ट में कि 3 सेक्शंस करने के बाद आपके पास ए बहुत इजीली आप बना लेते हो। ठीक है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ बी बनता हो, ए भी बनता है, ए स्टार भी बनता है। लास्ट ईयर भी इसी तरह था, एक स्टूडेंट ने इतने टाइम में पढ़ा था और उसका बना था ए स्टार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनता, बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अब जो स्लो लर्नर होते हैं, अब उनको तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, तो वो नहीं बना पाते। तो अब आपको कॉन्सेप्ट जल्दी जिस तरह समझ आते हैं तो आप कर सकते हो। वही है कि आप साइड में प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस की जो टॉपिक हो गए उनकी जितनी ज्यादा मैक्सिमम थ्योरी है वो आप करते रहो, ताकि जब दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो तो फिर आपके पास बस उसी का जो है वो चैप्टर करने के लिए बचे। ठीक है। हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग जो है वो हमने डेफिनेशन में नहीं लिखना, क्योंकि डेफिनेशन में हमें साइंटिफिक टर्म्स से रिलेटेड लिखनी होती है। तो हम रेजिस्टेंस में लिखते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन वोल्टेज। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब एक चीज इसमें और है, अगर कहीं पर वोल्टेज लिखा हो, अभी जैसे हम वोल्टेज लिख रहे हैं, अभी हमारा मेन कंसर्न वोल्टेज नहीं है, तो हमने जर्नल वोल्टेज लिख दिया। तो हर जगह आपने पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ को डिफरेंशिएट नहीं करना। जहां जरूरत होगी करेंगे, जहां नहीं है वोल्टेज लिख दो। तो इसमें बार बार कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर लोग होते हैं इसमें कि वो बोलते हैं वोल्टेज क्यों लिख दिया, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं लिखा। तो अभी हमारा मेन कंसर्न वो है ही नहीं, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, अभी हम किसी और चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो वोल्टेज लिख दिया। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी डिफरेंस बताने की तो हम बता देंगे, अभी नहीं है तो नहीं बता रहे। सिंपल। ठीक है, तो सिंपल आपने इन दोनों का रेशियो निकालना है, वो आपको रेजिस्टेंस दे देगा। तो आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई। तो वोल्टेज और करंट आ गया, तो डेफिनेशन में आप ये वाली लिखोगे जो रेजिस्टेंस वाली अभी हमने बात की थी ना, कि चार्जेस फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस आती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो डेफिनेशन में नहीं लिखना, वो हमारे पास एक जर्नल कॉन्सेप्ट है। सर तो अगर डेफिनेशन पूछे तो ये हाँ, लिखेंगे, रेशियो रेशियो वाली। बिटवीन। बिल्कुल, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी है ना। तो अगर वो आपसे पूछेंगे आप इसका फॉर्मूला लिखो, तो आप बता भी सकते हो कि इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है। अब अगर सिंपल वर्ड्स में लिखें, तो सिंपल वर्ड्स में इसकी ये डेफिनेशन बनती है, हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब आप इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे तो वो फॉर्मूला इस डेफिनेशन से मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से ये जर्नल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब हमारे समझने के लिए, जैसे अभी हमने ऊपर भी लिखा था, डेफिनेशन अलग लिखी। तो डेफिनेशन जो होती है वो साइंटिफिक हो थोड़ी सी, ताकि उसका फॉर्मूला उसके साथ लिंक हो सके। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस में इतना ज़्यादा हमें कुछ डिटेल नहीं पढ़नी होती, बस इतना बेसिक पता होना काफ़ी होता है, और इतनी ही हमारे पास इंफॉर्मेशन सिलेबस में। इसके बाद इसका यूनिट आ जाएगा, यूनिट इसका होता है ओम्स, उसका सिंबल होता है ओमेगा, इस तरह से। ठीक है, ये ओम्स का सिंबल होता है। अच्छा, इसके बाद इसका बेसिक फॉर्मूला आ गया, ओम्स आ गया। ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस में इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की।
तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास पहला फैक्टर होगा लेंथ। अच्छा ये बहुत आसान है समझना, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप पावर बैंक की एग्जांपल लो, पावर बैंक के साथ आपने नोटिस किया होगा हमेशा वायर की लेंथ छोटी दी जाती है। ठीक है, चार्जर की लेंथ, जो वायर की लेंथ होती है वो बड़ी होती है, लेकिन पावर बैंक के साथ जो बाय डिफॉल्ट आती है क्या कहते हैं हम, वायर की लेंथ वो छोटी होती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, राइट। तो उसका रीजन यही इस होता है, क्योंकि अगर बड़ी वायर यूज करेंगे ना तो उतने टाइम में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, जितना लंबा पाथ उतनी रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे एक रोड है बहुत लेंदी, जैसे हमारे पास मेन जो रूट होता है जहाँ से हैवी ट्रैफिक पास होता हो, ठीक है, मोटरवे एक्सेट्रा, तो वहां पर आपने देखा कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगाते, क्योंकि वो बनाए इसलिए ताकि फास्ट ट्रैक पे यहाँ से मूव कर सके। तो अगर आप लॉन्ग वायर यूज कर रहे हो तो उसमें रेजिस्टेंस आपको जगह जगह मिलेगी, तो आपके आधे से ज्यादा आधे चार्ज जो है वो वेस्ट हो जाएंगे हीट की फॉर्म में। और पावर बैंक में आपको पता है वो डीसी सोर्स है, क्योंकि सेल होते हैं उसके अंदर, तो उसमें लिमिटेड एनर्जी है। ठीक है। फिर तो ऐसे क्यों होता है कि हम्म। मतलब रेजिस्टेंस आता है लॉन्ग वायर? लॉन्ग वायर में होता ये क्योंकि वायर के अंदर जो है ना, अब वायर भी किसी चीज की बनी है, कॉपर की, कॉपर के अपने एटम है। अब करंट फ्लो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन से रिमूव करते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे और कॉपर के जो एटम है वो उनके साथ कोलाइड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी, रेजिस्टेंस। अब जितनी बड़ी वायर की लेंथ होगी ना उतने ज्यादा कॉपर के एटम मिलेंगे आपको रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, छोटी लेंथ होगी तो कम मिलेंगे, तो थोड़ी सी हिंड्रेंस होगी, वो क्रॉस करने के बाद चार्ज पहुंच जाएगा फोन तक। ठीक है, लंबी वायर होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसे काफी डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ेगा, तो उस रास्ते में उसको काफी हिंड्रेंस मिलेगी। तो इस वजह से जितनी बड़ी लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम ये लिखते हैं कि लॉन्गर वायर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्रेज आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, आप कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि लॉन्ग वायर में ग्रेटर रेजिस्टेंस होगी या रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, आप कुछ भी लिख दो। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हो गया पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर इसमें जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का वर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया इसलिए रखा क्योंकि एरिया भी लिख सकते थे, लेकिन जैसे अगर आप वाटर पाइप की एक एग्जांपल लो, वाटर पाइप का आपने देखा एक माउथ होता है, ठीक है, उसका एक सर्कल बन रहा होता है वो। अगर आप नॉर्मल पाइप की बात करो जो नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं, उसका रेडियस, उसका डायमीटर, और जो दूसरे ट्रक्स में पाइप होते हैं उनका रेडियस, तो दोनों में फर्क होता है, वो बड़े होते हैं और नॉर्मल हाउस वाले नॉर्मल होते हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जिसमें ज्यादा एरिया आप दोगे, जिसका माउथ बड़ा होगा उसमें से ज्यादा वाटर की क्वांटिटी फ्लो करेगी। ठीक है, जिसका माउथ छोटा होगा उसमें से कम क्वांटिटी फ्लो करेगी। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि जो वायर जितनी थिक होगी, तो थिक वायर में एरिया ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिलेगा वहां पे फ्लो करने के लिए। ठीक है, अगर पतली वायर होगी तो पतली वायर में क्या होगा कि एरिया कम है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इलेक्ट्रॉन को जगह कम मिलेगी बाहर निकलने की। जैसे क्लासरूम का डोर जो होता है वो छोटा होता है, मेन गेट बड़ा होता है, किसी भी सेटअप में आप देखो। तो जब आपके पास स्टूडेंट्स पास होंगे क्लासरूम से, तो वहां पर दो स्टूडेंट्स मैक्सिमम एक साथ फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वहां से। ठीक है, लेकिन जो मेन डोर होगा स्कूल का, वहां से एटलीस्ट 10 से 15 तो जा ही सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें भी कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं होगी, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना आसान हो जाएगा
तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। सही है। अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब इन दोनों फॉर्मूला को जब आप कंबाइन करोगे, ये फॉर्मूला आपको के पास ऐसे बन के आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, उसकी जगह पर एक कांस्टेंट भी चाहिए होगा हमें। वो कांस्टेंट भी आ गया। अब इस कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का क्या मतलब हुआ? रेजिस्टिविटी का मतलब ये हुआ, ये डिपेंड करेगी मटेरियल पे। मतलब इसके बारे में कुछ याद नहीं करना आपने। ये 99% ऐसा ही होता है, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ती हमें। इसका मतलब होता है मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर। अगर आप कॉपर यूज कर रहे हो तो कॉपर मटेरियल अपनी रेजिस्टेंस होगी उसकी। ठीक है। सिल्वर यूज कर रहे हैं, सिल्वर की अपनी रेजिस्टेंस होगी। आयरन यूज कर रहे हैं, आयरन की अपनी रेजिस्टेंस होगी। तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे आपने आयरन यूज किया, सिल्वर यूज किया, तो उनकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब आपको पता है सर्किट में कॉपर है, तो ये वैल्यू फिक्स हो गई कॉपर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। वैसे 99% ये वैल्यू गिवन नहीं होती, बस वो कह देते हैं ये सेम है। तो सर हम इसको कांस्टेंट कंसिडर ये करके इग्नोर कर देंगे। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वाला समझ में नहीं आ रहा मुझे। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपके पास कॉपर वायर है ना पूरे सर्किट में, तो कॉपर की एक वैल्यू होती है प्री डिफाइंड। तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। सिंपल, आपने कैलकुलेट नहीं करनी ना याद करनी। एक चीज हो गई। ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन में ये होता है कि इसकी वैल्यू वो देते भी नहीं है, बस वो कहते हैं ये सेम है। तो वो इग्नोर हो जाती है कैलकुलेशन में। वो कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, तो वो सेम रहती है पूरे टाइम। ठीक है। क्योंकि अब सर्किट में कॉपर लगा दिया आपने, अब ऐसा तो नहीं है चलते सर्किट में आप वायर चेंज कर दो। ठीक है, पहले ऑफ करना पड़ेगा फिर चेंज करेंगे। तो इस वजह से वो वैल्यू फिक्स कंसिडर की जाती है। इसका मैं आपको एमसीक्यू में से क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, क्योंकि थ्योरी में अभी हमने सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं पढ़ी हुई, तो थ्योरी में थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा। तो मैं आपको रेजिस्टेंस के दिखा देता हूँ। करंट के तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप इसमें से क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का आएगा। इलेक्ट्रिक करंट का आप देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। ये पास पेपर में आ चुके हैं, ये वही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रैक्टिस के लिए है, ये पास पेपर के ही हैं। अब आप देखो, उन्होंने करंट लिख के दिया है, और इसमें लिखा है कि आपने 4 मिनट्स के लिए इसे ऑन किया। चार्ज कितने पास होंगे ये बताना है। ठीक है। अब आप देखो, करंट की वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई, और चार्ज की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला हमने लिखा था I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और हमें फाइंड करना है क्यू। ठीक है। करंट की वैल्यू कांस्टेंट है 2। टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, मिनट से सेकंड में आ जाएगा। ठीक है। तो बस इतना सा काम करना है, ये सॉल्व हो गया। 480 आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, इजी है, आते हैं। यहाँ भी आया हुआ है। और जैसे भी आपको मैंने यूनिट वाला बोला था कि एमसीक्यूज में आ जाता है, ये भी आया हुआ है। 1 वोल्ट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय। 1 वोल्ट का मतलब ये हुआ वोल्टेज का पूछ रहे हैं, ये जूल्स पर कूलम लिखा था हमने। ठीक है। ये रहा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज में पूछते हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन टिपिकली हो, इजी भी आते हैं। और जो रेजिस्टेंस वाली बात कर रहे थे हम, ये देखो करंट वाला फिर से वही वाला क्वेश्चन सेम आया हुआ है। बस चार्ज की जगह करंट पूछ लिया। फॉर्मूला वही है। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका मीनिंग क्या होता है। सारे पैटर्न, जी। हाँ, सारे पैटर्न। पैटर्न्स जो रिपीटेड होते हाँ, इनमें ऐसे ही आते हैं। क्योंकि अभी इतना एडवांस हम कर नहीं सकते ना सॉल्व। हमने अभी इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ी नहीं जब अपने सिलेबस में, तो हम ज़्यादा एडवांस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए फिर या तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए,
तो इसलिए आपको रिपीटेड आइडियाज मिलते हैं, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये रेजिस्टेंस का है, ये रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। अब आप यहाँ पर देखो, उन्होंने आपको कहा है कि एक लेंथ है वायर की, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है आपको, और इसकी रेजिस्टेंस भी पता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसे 1 लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो दूसरी वायर से कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, वो आपको वैसे दिख भी रहा है क्वेश्चन में, एक और वैल्यू भी। अब उन्होंने कहा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ ऑफ वायर। अब इसको L2 कर दिया, ये नई लेंथ है, ये पुरानी वाली से अलग है। अब ये देखो, ये लिखा हुआ सेम मटेरियल। ठीक है, तो वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना रेजिस्टिविटी की, वो इसकी बात हो रही थी। तो अब आप देखो उन्होंने क्या किया, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से मतलब इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, अभी कैसे अप्लाई करना है ये भी आप देखना। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आ गया। सही है, दोनों चीजें आ गई। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जो आपको इजी लगे आप सॉल्व करो, आंसर एक ही आएगा। पहले मेथड 1 बता देता हूँ आपको। मेथड 1 हमारा, आप कह सकते हो कन्वेंशनल मेथड है, एक वैल्यू कैलकुलेट की, दूसरी में सब्स्टिट्यूट की, आंसर आ गया। अब आपको पता है कि R1 L1 A1 ये सारी वैल्यू गिवन है, और फॉर्मूला के हिसाब से RLA, ये तीन चीजें हमें पता है, रेजिस्टिविटी नहीं पता। तो हम पहले रेजिस्टिविटी निकाल लें। ठीक है, मेथड 1। तो हम पहले ये करते हैं कि फॉर्मूला को शफल करते हैं। तो A दूसरी तरफ चला जाएगा, और L यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से। तो बस आपने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। R1 की वैल्यू कितनी थी, 2। A1 की वैल्यू कितनी है, 0.4। अच्छा, इसमें आप एक और चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि दूसरा भी मिलीमीटर में है, तो वो आपस में खुद ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना, इसमें जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत ही कम होता है कि कन्वर्ट करना पड़े। सही है। सर मुझे मेथड समझ में नहीं आ रहा, ये जो RPLA, ये पी क्या चीज़ है मतलब? ये रेजिस्टिविटी है ना, ये जो अभी हमने लिखा था, ये सर मटेरियल आप पे ये डिपेंड करती है। पूरा सर आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे, रेजिस्टिविटी वाला? रेजिस्टिविटी का मतलब ये होता है कि रेजिस्टिविटी का जो फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कॉपर है, कॉपर जैसे गुड कंडक्टर हम कहते हैं, इसका मतलब है उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, सिल्वर है, सिल्वर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो उनकी अपनी अपनी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, कि वो कितना रेजिस्टेंस हमें दे सकती है, या सर्किट में कितना रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रही है। सही है। सर अगर ये आपने फॉर्मूला खुद बनाया है जो ये नहीं, PLA है? ये हमारे पास फॉर्मूला इसमें होता है, ये रेजिस्टेंस के फैक्टर का फॉर्मूला यही होता है, सिलेबस में भी यही है। ठीक है, तो सर जो P में हम इनपुट क्या करेंगे, P किस चीज़ का अब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि है? अब आपने देखो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आपने ये ऑब्जर्व किया कि उन्होंने आपको पहले लेंथ 1 की वैल्यू दी, एरिया 1 की वैल्यू दी, R1 की वैल्यू दी। फिर उन्होंने कहा कि एक और वायर है, उसकी लेंथ L2 है, उसका एरिया A2 है, और उसके साथ उन्होंने एक बात लिख दी, सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब ये हुआ कि दोनों वायर किसी एक मटेरियल से बनाई है, कॉपर, आयरन, कुछ भी हो। तो अभी फिलहाल हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये वाला फैक्टर सेम है। सही है, ये वाला फैक्टर सेम है। अब सेम होने का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई वैल्यू तो होगी। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। ये जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है ना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, फाइंड तो हमें रेजिस्टेंस करनी है R2। रेजिस्टिविटी यानी ये वाला फैक्टर तो हमें फाइंड आउट ही नहीं करना, हमें फाइंड करनी है R2। तो हमारा मेन फोकस इस पे है, ये तो हमारा फोकस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं है, तो फॉर्मूला में ये वैल्यू है, तो अब इसका क्या करें। तो इसका मेथड 1 सॉल्व करने का ये है कि पहले आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हमारे पास L1 A1 R1 इसकी वैल्यू गिवन है। सही है, तो पहले हम ये कर रहे हैं मेथड 1 में कि ये जो फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूला को करेंगे हम थोड़ा सा शफल। जैसे हमने लिखा R1 इज इक्वल्स टू L1 A1,
अब इसको शफल करते हैं, A1 उधर चला जाएगा, L1 इधर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। यस। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। R1 की वैल्यू 2, L1 की वैल्यू, सॉरी A1 की वैल्यू 0.4 डिवाइडेड बाय L1 की वैल्यू। L1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आंसर आएगा? 2 × 0.4, आंसर कितना आया? 0.8। अच्छा, यूनिट आप इसका खुद से बना सकते हो इसको देखकर। जैसे रेजिस्टेंस का होता है ओम्स, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो इसका यूनिट बनेगा ओम मीटर। ठीक है, ये यूनिट हो गया। अच्छा, अब अभी हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जो कि हमें फाइंड करनी जरूरी नहीं थी। हमें तो R2 चाहिए, R2 मेन फोकस है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है वो R2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, R2 के कैलकुलेशन में। ठीक है। अब इसके आगे हम गए, इसके आगे हमने ये किया कि R2 के लिए फॉर्मूला लिखा सेम। ठीक है। अब ये जो उन्होंने कहा था ना सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब ये हुआ कि दोनों में ये वाली वैल्यू एक जैसी यूज की जा सकती है। ठीक है। लेंथ और एरिया तो अलग अलग है, लेंथ एरिया अलग अलग है, लेकिन ये वाली वैल्यू एक जैसी यूज कर सकते हो आप। ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज कर लो। रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई 0.8। L2 की वैल्यू आ गई कितनी? 0.5। A2 की वैल्यू कितनी? 0.8। तो 0.8 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचा कितना? 0.5। आंसर आ गया। इसका मतलब है वो जो नई वायर आपने बनाई है उस नई वायर की रेजिस्टेंस इतनी हो गई। ठीक है, मतलब पहले से 4 टाइम्स कम हो गई। ये इसका आंसर होता है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसका मेथड एक और तरह से भी यूज कर सकते हो आप। बेसिकली ये मैथमेटिक्स है बस, इसमें जो है वो कुछ ज्यादा नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। अब आप इसका दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस मेथड में ये होता है कि आपको पता है कि ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, आपको पता है ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, तो इसको आप लिखो ही ना, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है। इग्नोर करने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया R1 A1/L1, इसी तरह से R2 भी तो लिख सकते हैं हम। सही है, बात तो वही है। अब आप देखो दोनों की लेफ्ट साइड एक जैसी है, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी आपको। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? R1 A1L1 इक्वल्स टू R2 A2L2। सही है। आप डायरेक्ट ये इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखो, R2 खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि बाकी सब तो गिवन है। ये मेथड नंबर 2 है इसका, अगर आप ऐसे यूज करना चाहते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो आसान लगे आप यूज करो, आंसर एग्जैक्ट एक जैसा आएगा। ठीक है। आप इसे शफल करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी R1 A1L2 डिवाइडेड बाय, इसमें आप वैल्यूज रख के देखो, R2 का आंसर सेम आएगा 0.5।
सही है। ये दोनों मेथड्स आ गए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीटेड मिलेगा, थ्योरी में, एमसीक्यूज दोनों में। ठीक है। तो ये आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है इसकी भी। ये एमसीक्यू वाली फाइल मैं आपको दे दूंगा, इसमें से आप ये वाले क्वेश्चंस स्क्रॉल करोगे, आपको ये मिलते जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसमें से इंडिविजुअल क्वेश्चन पूरा बन जाता है। इसमें वोल्टेज और करंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके बगैर ही ये पूरा क्वेश्चन खुद से बन गया डिटेल। ठीक है, कुछ और चाहिए ही नहीं हुआ। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फैक्टर्स वाला। ठीक है। इसके बाद जो आएगा उसमें फिर हम रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपके पास ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एनर्जी और पावर रहता है, वो बहुत आसान है। ठीक है। उसके बाद फिर हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कल की क्लास में हम सर्किट्स की जो है वो क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। पूरे फिजिक्स में हार्ड चीज कौन सी है? ये सर्किट्स होगा ना? सर्किट्स होता है थोड़ा सा, लेकिन मेरे हिसाब से सर्किट्स में थोड़ा सा आसान होता है। वेव्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उसमें डायग्राम, असल में किसी की डायग्राम अच्छी है तो उसके लिए वेव सेक्शन इजी है। जिसके लिए डायग्राम मुश्किल लगती है जिसे, तो उसके लिए वो सेक्शन मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो बस ये है कि इसमें थोड़ा सा ये चीज नई होती है, इसमें चार्जेस देख नहीं पाते, वोल्टेज देख नहीं पाते, तो ये मुश्किल लगता है। बाकी जर्नल फिजिक्स में चीजें ऐसी होती है हम डेली लाइफ में देख पाते हैं, वो थोड़ा सा आसान लगता है। बस ये डिफरेंस है। ठीक है।